स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीएनटी एक्ट पर चर्चा कर रहे थे और सीएनटी एक्ट के प्रत्येक बिंदु को एक कॉन्सेप्ट के साथ और विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। सीएनटी एक्ट का नाम आते ही एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि सीएनटी एक्ट एक कठिन टॉपिक समझा जाता है। आज हम लोग इस कठिन टॉपिक को बहुत सरल और आसान भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सीएनटी एक्ट का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीएनटी एक्ट के पृष्ठभूमि पर अध्ययन कर चुके हैं और काफ़ी विस्तार पूर्वक हम सीएनटी एक्ट के पृष्ठभूमि पर सीएनटी एक्ट क्यों लाया गया उसके कारणों पर हम लोग इससे पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर कैसे अंग्रेज़ों का बंगाल में प्रवेश होता है, उसके बाद झारखंड में प्रवेश होता है और झारखंड में किस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होता है और अंग्रेज़ों को अंततः आदिवासियों के ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए 1908 ईस्वी में 11 नवंबर 1908 ईस्वी में सीएनटी एक्ट लागू करना पड़ता है। इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक इससे पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले का पार्ट का लिंक दिया हुआ है, आप इससे पहले के पार्ट को देखिए ताकि आज का वीडियो और सीएनटी एक्ट से आने वाले जो और वीडियो है वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। तो हम जानते हैं कि सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया और सीएनटी एक्ट का जो नाम था वह वास्तविक नाम बंगाल रेगुलेशन 6 1908 था। इसे सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भी कहा जाता है। और सीएनटी एक्ट 1908 जो लागू किया गया वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी पूरे भारत के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो सेक्शन 5 था वो छोटा नागपुर के लिए था और सेक्शन 5 में सीएनटी एक्ट के संदर्भ में बातें की गई थी और इसी सेक्शन 5 के तहत सीएनटी एक्ट को छोटा नागपुर में 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। जॉन बफिस्ट हॉफमैन ने सीएनटी एक्ट की रूपरेखा तैयार की थी, सीएनटी एक्ट का मॉडल तैयार किया था, अर्थात सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम जॉन बफिस्ट हॉफमैन था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। और जॉन बफिस्ट हॉफमैन का सहायता करने वाले दो और अंग्रेज अधिकारी थे, इनका नाम मिस्टर लिस्टर और मेजर हर्ट था। तो सीएनटी एक्ट की रूपरेखा जॉन बफिस्ट हॉफमैन ने तैयार की थी, इसलिए फादर ऑफ सीएनटी एक्ट जॉन बफिस्ट हॉफमैन को कहा जाता है। यानी सीएनटी एक्ट का पिता, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का पिता जॉन बफिस्ट हॉफमैन को कहा जाता है। चूँकि सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासियों के ज़मीनों को सुरक्षित किया गया, उनके ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान किया गया, इसलिए सीएनटी एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आंसर होगा सीएनटी एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे या फिर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो भारत का मैग्ना कार्टा या फिर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो फंडामेंटल राइट्स को अर्थात मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा अगर आपसे पूछे, अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भारत में किसे कहा जाता है, तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज़ों को जो फरमान दिया गया, शाही फरमान दिया गया, उसी शाही फरमान को अंग्रेज साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि 1717 के मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया फरमान में अंग्रेज़ों को कहा गया कि आप पूरे बंगाल में बिना टैक्स दिए पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को इस फरमान के तहत
बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। इसलिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा 1717 का फर्रुखसियर के फरमान को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र को कहा जाता है, जो 1854 में लागू किया गया था। इस निर्देश पत्र में भारत के स्कूल, कॉलेज और शिक्षा प्रणालियों पर बात की गई थी। इसलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड का निर्देश पत्र को कहा जाता है। और हम जानते हैं कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर के क्षेत्रों पर CNT एक्ट लागू हुआ। तो CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 ईस्वी को सरायकेला खरसावां को छोड़कर, याद रखिएगा, सरायकेला और खरसावां को छोड़कर पूरे छोटा नागपुर क्षेत्रों पर CNT एक्ट 1908 में लागू किया गया। सवाल है कि सरायकेला और खरसावां में 1908 में CNT एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरायकेला और खरसावां झारखंड के छोटा नागपुर के दो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत थी। हम जानते हैं कि लगभग 565 देसी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः नहीं था। और ये रियासतें जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सभी देसी रियासतों ने, जिस पर राजा का शासन था, स्वेच्छा से सारे राज्य भारतीय क्षेत्रों के अंतर्गत दे दिए गए। तो 565 देसी रियासतें थी, यानी इन रियासतों पर अंग्रेज़ों का पूर्णतः अधिकार नहीं था। इन क्षेत्रों पर जो देसी रियासतें थी, इन क्षेत्रों पर भारतीय राजाओं का शासन था, भारतीय राजाओं का शासन चल रहा था। और छोटा नागपुर के उन दो देसी रियासत जिसका नाम था सरायकेला खरसावां, ये भी भारत के प्रिंसली स्टेट थे। इस पर भी अंग्रेज़ों का पूर्णतः अधिकार नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा जब 1908 में CNT एक्ट लागू किया गया तो सरायकेला और खरसावां क्षेत्रों पर CNT एक्ट लागू नहीं हुआ, क्योंकि सरायकेला और खरसावां पर भारतीय राजाओं का शासन था। इन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का पूर्णतः अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, सरायकेला खरसावां को भी भारतीय क्षेत्र के अधीन शामिल कर लिया गया। तो 1951 में सरायकेला और खरसावां में भी CNT एक्ट लागू हो गया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सरायकेला और खरसावां के क्षेत्रों में CNT एक्ट कब लागू हुआ? आंसर होगा 1951 ईस्वी में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जब 1908 ईस्वी में CNT एक्ट छोटा नागपुर के क्षेत्रों पर लागू हुआ तो निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र थे उस समय जहां पर CNT एक्ट लागू नहीं हुआ? तो आंसर होगा सरायकेला और खरसावां। सरायकेला और खरसावां के क्षेत्रों पर 1951 में CNT एक्ट लागू हुआ। और हम जानते हैं कि झारखंड जब बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड में CNT एक्ट लागू कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान की स्थिति की बात करें, अभी का स्थिति का बात करें, तो वर्तमान में झारखंड के 4 प्रमंडलों पर CNT एक्ट लागू है। 4 प्रमंडलों पर CNT एक्ट लागू है वर्तमान की स्थिति में। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। इन 4 प्रमंडलों में CNT एक्ट वर्तमान में लागू है। इन 4 प्रमंडलों में टोटल जिलों की संख्या जो है 18। तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने प्रमंडलों में CNT एक्ट लागू है? तो वर्तमान में 4 प्रमंडलों में अर्थात 18 जिलों में, झारखंड के 18 जिलों में CNT एक्ट लागू है। हम जानते हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल है और 24 ज़िले हैं। इसका मतलब एक प्रमंडल में वर्तमान में CNT एक्ट लागू नहीं है और झारखंड के 6 जिलों में CNT एक्ट लागू नहीं है। सवाल है कि वो कौन सा प्रमंडल है और वो कौन सा 6 जिले हैं जिस पे CNT एक्ट वर्तमान में लागू नहीं है? तो याद रखिएगा वह प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में CNT एक्ट वर्तमान में लागू नहीं है। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले हैं जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर। संथाल परगना प्रमंडल अर्थात ये 6 जिले
यहाँ पर CNT एक्ट लागू नहीं है। बाकी 4 प्रमंडल 18 जिलों में CNT एक्ट वर्तमान में लागू है। इसके अलावा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट को भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकार दिया गया है, अर्थात CNT एक्ट को 66वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी 66वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में CNT एक्ट को हमारे संविधान में शामिल किया गया। हमारे संविधान के 9वीं अनुसूची में CNT एक्ट को शामिल किया गया, अर्थात 1990 ईस्वी को CNT एक्ट को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 1990 के संविधान संशोधन, याद रखिएगा नंबर 66वां संविधान संशोधन के तहत CNT एक्ट को हमारे संविधान के 9th शेड्यूल में अर्थात 9वीं अनुसूची में CNT एक्ट को शामिल किया गया। अगर हम बात करें CNT एक्ट में कुल चैप्टर की संख्या, तो CNT एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या 19 है और कुल धारा अर्थात सेक्शन अर्थात आर्टिकल की संख्या 271 है। सबसे पहले हम ये 19 अध्यायों को देख लेते हैं, कौन कौन अध्याय में कौन कौन धारा है और कौन कौन अध्यायों में किन बातों का वर्णन किया गया है। इसके बाद के वीडियो में हम एक एक अध्याय को और उस अध्याय के एक एक आर्टिकल्स को बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से समझेंगे। जो डर आपके मन में CNT एक्ट को लेकर होगा वो वीडियो के साथ साथ वो डर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर आर्टिकल को बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक समझ के साथ हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी तरीका का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग देखते हैं अध्याय पहला में धारा 1 से लेकर 3 है, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 3 है, और अध्याय पहला में प्रारंभिक के संदर्भ में चर्चा किया गया है। इन सभी आर्टिकल 1 से लेकर 271 आर्टिकल के बारे में विस्तृत और कॉन्सेप्ट तरीके से आने वाले वीडियो में बात किया जाएगा। लेकिन इन 19 अध्यायों में क्या लिखा गया है, किन बातों पर चर्चा की गई है, उनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। अध्याय दूसरा में धारा 4 से लेकर धारा 8 है, यानी सेक्शन 4 से लेकर 8 है। इसमें काश्तकारों का वर्ग के बारे में बताया गया। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं उनके संदर्भ में बातें की गई है। इसके अलावा अध्याय 3 है, इसमें धारा 9 से लेकर धारा 15 तक है, और इसमें भूधारक अर्थात टेन्योर होल्डर्स के बारे में बातें की गई है। अध्याय 4 में धारा 16 से लेकर धारा 36 है, और अध्याय 4 चैप्टर 4 में अधिभोगी रैयत का वर्णन किया गया है, अर्थात ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अध्याय 5 है, अध्याय 5 में धारा 37 है, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 37। इस अध्याय में धारा 5 में खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया है, अर्थात रैयत हैविंग खुदकटी राइट्स, इनके बारे में बताया गया है। और अध्याय 6 इसमें धारा 38 से लेकर धारा 42 तक है, और अध्याय 6 में अनाधिभोगी रैयत के बारे में बातें की गई है। अध्याय 7 में एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 43, और अध्याय 7 में अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अध्याय 8 इसमें धारा 44 से लेकर धारा 51 तक है। इसमें जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अध्याय 9 धारा 51 से लेकर धारा 63 लगान के बारे में उपबंध किए गए हैं, लगान के बारे में बातें की गई है। इसके अलावा अध्याय 9 का इसमें धारा 63 का है, और अध्याय 9 के का में बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अध्याय 10 में 64 से लेकर 75 आर्टिकल्स है, और अध्याय 10 में भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध के बारे में बताया गया। इन सभी एक एक आर्टिकल के बारे में आने वाले वीडियो में बात किया जाएगा, आप सिर्फ एक बार इसे समझ लेंगे। अध्याय 11
में आर्टिकल 76 से लेकर आर्टिकल 79 तक है। और अध्याय 11 में रूढ़ि और संविदा के बारे में अध्ययन किया गया है। इसके बाद अध्याय 12, इस पे आर्टिकल 80 से लेकर आर्टिकल 100 तक है। इस अध्याय में अधिकार अभिलेख और अधिकारों का निर्धारण के बारे में बात किया गया है। इसके बाद अध्याय 13 है। अध्याय 13 में सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 117 तक है। और इस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख के संदर्भ में बातें की गई है। इसके बाद अध्याय 14 में धारा 118 से लेकर धारा 126 तक है। और अध्याय 14 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि और उसका अभिलेख के बारे में बातें की गई है। इसके बाद अध्याय 15 में 127 से लेकर आर्टिकल 134 तक है। और अध्याय 15 में अधिकार अभिलेख तथा खुदकटी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं के बारे में बताई गई है। इसके बाद अध्याय 16 में धारा 135 से लेकर धारा 229 तक है। और इस अध्याय में उपायुक्त द्वारा संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसके बाद अध्याय 16 का इसमें एक आर्टिकल है धारा 229 का। अध्याय 16 के में बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगान की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद अध्याय चैप्टर नंबर 17, और इस चैप्टर में सेक्शन 230 से लेकर 238 तक बातें की गई है। और इसमें परिसीमाओं का वर्णन किया गया है, लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद अध्याय 18 है। अध्याय 18 में आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 256। अध्याय 18 में मुंडारी खुदकटीदारों के विषयों में विशेष उपबंध किया गया है। उसके बाद अंतिम अध्याय है अध्याय 19 में 257 से लेकर 271 सेक्शन है। कुल धारा कितने हैं? 271। और कुल अध्याय कितने हैं? 19। तो लास्ट अध्याय में अध्याय 19 में अनुपूरक उपबंध है, यानी सप्लीमेंटल प्रोविजंस के बारे में अध्ययन किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें एक एक आर्टिकल के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।